नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और अपनी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11th का सपोर्ट मटेरियल से अध्याय न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थानों ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा है कि कानून की शासन रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। कानून के शासन का भाव, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। ये प्रश्न पेपर में बहुत पूछा जाता है कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं। तो कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, लंबा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या अन्य हो, कोई भी हो, सभी कानून के समक्ष बराबर है। अपराध जैसा करेंगे वैसे ही सबको दंड दिया जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए, ताकि कार्यों में वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। तो न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निश्चित कार्यकाल होता है। ये सेवानिवृत्त होने तक, मतलब रिटायर होने तक अपने पद पर बने रहते हैं और विशेष स्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। इस सिस्टम को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे। अगला पॉइंट है हमारा न्यायपालिका की संरचना। तो देखिए, न्यायपालिका की संरचना जो है हमारी, ये है इस तरीके की, मतलब ट्रायंगुलर। इसको हम कहेंगे पिरामिडाकार है ये, ठीक है। पिरामिडाकार संरचना है। इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं इनको। और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय। और सबसे नीचे होती है हमारी लोक अदालतें, या जिनको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पिरामिडाकार संरचना है न्यायपालिका की, इसमें सबसे नीचे क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। मौलिक अधिकार, पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करते हैं। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनता है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यायिक सक्रियता। आप देखिए न्यायिक सक्रियता क्या होती है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। अब इसके कुछ विशेषाधिकार है। किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई। भारत में न्यायिक का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। देखिए जो ये हमारी जनहित याचिका है, इसको मतलब क्या मतलब होता है इसका। जनहित याचिका का मतलब होता है वह याचिका, वह प्रार्थना पत्र जो जनता के हित में लगाया गया है। इसको कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। अगर उसको लग रहा है किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इसको ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ हो रहा है वही व्यक्ति लगाएगा, अन्य व्यक्ति भी लगा सकते हैं। भारत में 1979 से 1979 से 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में रुचि दिखाई है जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे न्यायिक सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज की जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी है। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है, कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई है, चुनाव प्रणाली को भी ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास करा है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों को चुन सकें। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू। देखिए न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि इससे जो सक्रियता बढ़ी है, लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन नकारात्मक पहलू इसका ये है कि न्यायपालिका के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया है। न्यायपालिका सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है, जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच करना व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करने चाहिए। सरकार का प्रत्येक अंश एक दूसरे की शक्तियों और अधिकार का सम्मान करे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यायपालिका और अधिकार। देखिए इसमें सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है। यदि वे संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब दोबारा से उसका अवलोकन। पुनरावलोकन का मतलब किसी कानून का दोबारा से अवलोकन करना, दोबारा से उसकी जांच पड़ताल करना, और यदि वो संविधान के विपरीत पाया जाता है तो उसको जो न्यायपालिका है वो गैर संवैधानिक घोषित कर देती है और वो रद्द हो जाता है। अगला पॉइंट है इसमें संघीय संबंधों, केंद्र राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है, प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यायपालिका और संसद। भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। संपत्ति के अधिकार को लेकर के न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव है, और संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में भी इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। निवारक नज़रबंदी कानून। देखिए निवारक नज़रबंदी कानून का मतलब होता है किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर नज़रबंद कर देना, छिपा देना, और इसकी जानकारी उनके परिवार को भी नहीं होती। एक तरीके से व्यक्ति को कुछ समय के लिए गायब कर दिया जाता है। ये अब नहीं है। नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए थे। ये संविधान के मूल ढांचे के संबंध में थे, संपत्ति के अधिकार के विषय में थे।
देखिए, पहला है संविधान का मूल ढांचा और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़खानी नहीं कर सकता है। ये संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि वह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास रखा है कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। तो बच्चों, हमारा ये जो न्यायपालिका अध्याय है, ये सपोर्ट मटेरियल से हमने आपकी पुनरावृत्ति करा दी है। तो आप अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। बच्चों, हमने अपना ये चैनल आपके लिए विशेष रूप से बनाया है और इस पर अपलोड होने वाली वीडियो सभी बच्चों के लिए मुफ्त रहेगी। हमारा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, ये है कि जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देखिए आज के समय में भी बहुत गरीब परिवार हमारे समाज में है। कहने को तो देश बहुत विकसित हो रहा है, प्रगति कर रहा है, लेकिन आज भी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोगों के पास खाने के लिए भोजन की भी कमी है। तो बच्चों, कोई भी बच्चा पैसे के, धन के अभाव में पढ़ाई से अछूता ना रह जाए, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनानी शुरू की है और आप हमें सहयोग करेंगे अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में, ताकि हर एक बच्चा पढ़ाई कर सके। कोई ये महसूस ना कर सके कि हमारे पास पैसा कम है तो हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए। धन्यवाद बच्चों, अपने चैनल से जुड़े रहिए।